हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड के पिछले वीडियो में अपन ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा था। उससे पहले ऑक्टाहेड्रल के केस में पढ़ा था, फिर टेट्राहेड्रल के केस में अपन ने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को कंपेयर भी किया था। आज अपने को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने को जानना है कि टेट्रागोनल जो अरेंजमेंट होता है वो क्या है। टेट्रागोनल शेप किसको कहते हैं, जिसको अपने इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, यानी ये ऑक्टाहेड्रल जैसा ही है, डिस्टॉर्टेड है थोड़ा। तो कैसे, जैसे कि अपन जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल जो अरेंजमेंट होता है वो मेटल के चारों ओर एक्सिस पर से अगर 6 लिगेंड आते हैं, तीनों एक्सिस के ऊपर से, यानी प्रत्येक एक्सिस के दोनों साइड से प्लस डायरेक्शन और माइनस डायरेक्शन, यानी दोनों अपोजिट साइड से आते हैं। तो 3 एक्सिस होते हैं, तो कुल 6 लिगेंड और प्रत्येक एक्सिस के ऑपोजिट से अप्रोच करते हैं। तो उस कंडीशन को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। जब ऑक्टाहेड्रल कब कहेंगे कि जब मेटल से जो लिगेंड है वो सारे लिगेंड आइडियल हों, सेम हो, और मेटल लिगेंड जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो सेम हो, यानी मेटल से लिगेंड सेम डिस्टेंस पर हो। अगर हम मान लें किसी एक एक्सिस, जैसे कि जेड एक्सिस है, उसको यहाँ जो डायग्राम में नाम दिया गया है कि 6 लिगेंड है, अपने को 6 एक जैसे मान लेते हैं, लेकिन लेबलिंग कर ली कि जेड एक्सिस पे जो पढ़ रहे हैं उनको LA दोनों जेड एक्सिस वाले लिगेंड को, बाकी वाई और एक्स वाले को उन्हें LB नाम दे दिया। तो जो LA लिगेंड है स्लाइटली मेटल से दूर हो जाए, थोड़ा बाहर की तरफ इलोंगेटेड, यानी खींच जाए थोड़ा बाहर की तरफ, तो आप देखोगे कि अब ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं रहेगी, ये थोड़ा इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, जिसको हम टेट्रागोनल ज्योमेट्री भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या डिफरेंस है कि जो MLA जो बॉन्ड डिस्टेंस है इज़ ग्रेटर देन MLB, यानी 4 बॉन्ड डिस्टेंस तो सेम है और 2 सेम है, लेकिन इन चारों से बड़ी है। अब अपने को ये देखना है कि इस टेट्रागोनल शेप जो है इससे अपने स्क्वायर प्लेनर कैसे बना सकते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि ऑक्टाहेड्रल में किसी एक एक्सिस पे, जैसे अपने जनरली कौन सा लेते हैं, जेड एक्सिस के जो लिगेंड्स हैं उनको दूर कर दिया थोड़ा एज़ कंपेरेटिव जो बाकी 4 बचे हैं उनसे, तो हमें क्या मिला, टेट्रागोनल शेप। अब अगर हम ये जेड एक्सिस वाले दोनों लिगेंड को हटा दें तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने बच जाएंगे, पहले 6 थे, अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। अब जो शेप बचेगी वो अगर अपन देखें तो वो एक, उनके जो कॉर्नर हैं वो एक प्लेन के अंदर स्क्वायर का निर्माण कर रहे हैं, यानी अब जो शेप बचेगी वो 4 लिगेंड वाली, वो कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो अपने पहले एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट पढ़ चुके हैं, अब अपने पढ़ रहे हैं स्क्वायर प्लेनर का। तो अब इनके अंदर अपने को इन डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग होती है, तो एनर्जी के इनका ऑर्डर क्या रहेगा इसके बारे में जानना है। तो आप इस डायग्राम को देखिएगा। सबसे पहले अपन ऑक्टाहेड्रल के लिए बात करते हैं, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल से ही हमने निर्मित करते हुए, समझते हुए समझा है। तो पहले डी जनरेट 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे, फिर उनका सभी का एक बार एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ऑक्टाहेड्रल फील्ड जनरेट होगा तो जो 3 ऑर्बिटल हैं DXY, YZ और XZ, जो एक्सिस के बीच में पड़ते हैं, उनकी एनर्जी तो कम हो जाएगी, और जो 2 ऑर्बिटल हैं जिनको हम EG सेट कहते हैं, DX2, Y2 और DZ2, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इनके गैप जो है वो डेल्टा O यानी 10 DQ के बराबर होगा। उन 2 की +6 DQ से बढ़ जाएगी, और T2G सेट जो है उसकी -4 DQ प्रत्येक की कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं टेट्रागोनल वाले केस की। टेट्रागोनल वाले केस में क्या होगा कि तो आप देख पा रहे हो कि जब टेट्रागोनल जो शेप बनेगी तब हम क्या कर रहे हैं, जेड एक्सिस वाले लिगेंड को दूर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेड एक्सिस पे लिगेंड पड़ता है, यानी DZ2, वो कम इंटरेक्ट हो पाएगा।
तो उसकी एनर्जी जो पहले ऑक्टाहेड्रल के केस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर थी उससे थोड़ी कम हो जाएगी। और इधर अगर T2G सेट की बात करें तो जिसकी पालियाँ जेड एक्सिस के बीच में पड़ रही है वो भी थोड़ा कम रिपेल होगा, तो DYZ और DXZ की एनर्जी DXY से कम हो जाएगी, इनकी DXY की बढ़ जाएगी। फिर अब अपने स्क्वायर प्लेनर वाली स्थिति पे आते हैं। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हुआ कि जो जेड एक्सिस पे लिगेंड्स है उनको पूर्णतः हटा दिया गया है। पूर्णतः हटा दिया गया का मतलब अब ये हुआ कि DZ स्क्वायर की एनर्जी जो है वो इतनी कम हो जाएगी कि वो DXY से भी कम हो जाएगी और DXY की थोड़ी बढ़ जाएगी और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर की और अधिक हो जाएगी। ऐसे ही DYZ और DXZ की काफ़ी कम हो जाएगी। अब जो DXZ DYZ इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, इससे ज़्यादा होगी DZ स्क्वायर की। किसके लिए बात हो रही है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। फिर DXY की एनर्जी होगी और फिर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? DX स्क्वायर वाई स्क्वायर की। तो जो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर है और DYZ या DXZ जो है इनकी जो एनर्जी का अंतर है वो कहलाता है डेल्टा SP, यानी स्क्वायर प्लेनर के लिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और वो गैप जो होता है वो काफ़ी अधिक होता है, यानी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल और इन सबसे ज़्यादा किस में होता है? स्क्वायर प्लेनर में जो स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो गैप है वो सबसे ज़्यादा इसी में होता है। अगर हम कंपैरिजन करें कि बेरी सेंटर से, जिसको अपन जीरो लाइन मानते हैं, उससे अगर DYZ और XZ की प्रत्येक की 5.14 DQ से कम हो जाती है और DZ स्क्वायर की बेरी सेंटर से जो टेट्रागोनल के केस में ज़्यादा थी, पॉजिटिव थी, और वो इसके स्क्वायर प्लेनर के केस में कम होकर के -4.28 DQ रह जाती है। DXY की जो टेट्रागोनल के केस में बेरी सेंटर से नीचे थी, यानी लोअर एनर्जी का था, वो अब बेरी सेंटर से ऊपर चला गया, यानी जीरो जिस लेवल को मानते हैं उससे ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया? +2.28 DQ। और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है स्क्वायर प्लेनर का वो हो गया 12.28 DQ। ये था जी। अब एक ख़ास बात और आती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए कि इन जनरल जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो अपने समस्या आती है कि टेट्राहेड्रल शेप में जाएगा लिगेंड या स्क्वायर प्लेनर में जाएगा। तो मोस्ट ऑफ केस के अंदर D8 कन्फिग्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस के अंदर D8 कन्फिग्रेशन वाले जो मेटल आयंस हैं उसके चारों ओर जो लिगेंड का अरेंजमेंट होता है वो जनरली स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अडॉप्ट करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।